जो लहरों पे राज करता है वही समुद्री खेल के नियम तय करता है। आज हिंद महासागर में समीकरण बदल रहा है। चाइना बांग्लादेश से लेकर के मलेशिया तक समुद्री गलियारों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ऐसे वक्त में भारत ने भी एक निर्णायक कदम उठाया है और वो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये केवल एक विकास योजना नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति का एक स्पष्ट संदेश है। ये एक ऐसा समुद्री केंद्र है जो ट्रेड, डिफेंस और रीजनल इन्फ्लुएंस तीनों को एक साथ मजबूत करता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विकास है या विनाश का सुपर प्लान। चलिए दोस्तों, और जो भी साथी दोस्त यहां पर नए हैं लेक्चर में, तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता रहूंगा। ठीक है बच्चों, बेहतरीन प्रोजेक्ट, बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो देखिए दोस्तों, कहानी क्या है। एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, देखिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को सॉल्व करने वाली एक अदालत है, एक कोर्ट है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पे इसने अभी मंजूरी दे दिया है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को, जो कि ग्रेट निकोबार में बनाया जाएगा। और क्या बनाया जाएगा, बेसिकली बेसिकली ये एक पूरा एरिया को डेवलप किया जा रहा है। पूरे एरिया को डेवलप किया जा रहा है, पूरा ग्रेट निकोबार के जो एरिया को डेवलप किया जा रहा है। और एरिया कितना होगा भाई साहब, तो 910 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो होगा उसको डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए तकरीबन तकरीबन 130 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल काटे जाएंगे। और ये जंगल में तकरीबन 8.5 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये बच्चों। तो ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2015 में ही। यानी कि जो एक होता है ना कि डिस्कशन डिबेट शुरू हो जाना कि यार ऐसा प्रोजेक्ट हम लोगों को बनाना चाहिए, क्योंकि चाइना की इन्फ्लुएंस इस एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर हम लोग चाइना को काउंटर करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमें यहां पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। तो मुद्दा खिंचते खिंचते 2021 में आ गया और 2021 में डिसाइड हुआ कि हाँ यार, हमको इतने बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत तो पड़ेगी चाइना को, अगर हम लोग काउंटर करना चाहते हैं। 2022 में आते आते चाइना इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया कि हम लोगों ने फिर डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, ये प्रोजेक्ट तो अब अपने को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रह सकते। देखिए यहां पे क्या पॉइंट है कि चाइना पूरे एरिया में अगर अपना दबदबा बना लेगा, तो जो नीचे वाला एरिया है जिसमें आप लोगों को मलेशिया देखोगे, थोड़ा ऊपर चला तो थाईलैंड देख लोगे, ठीक है, फिर इंडोनेशिया देख लोगे, है ना, तो ये जो सिंगापुर देख लोगे, तो ये तमाम देश है ना चाइना के अंडर में आ जाएंगे। और इसीलिए चाइना के बराबर पे हमको खड़े रहना पड़ेगा, तभी तो हम लोग बार्गेनिंग कर पाएंगे ना भाई। सिंगापुर हमारे साथ क्यों आएगा जब कोई इतनी बड़ी शक्ति उसको चाइना दिख रहा है। जो सिंगापुर और ये इंडोनेशिया हमारे साथ क्यों आएगा, थाईलैंड हमारे साथ क्यों आएगा भाई साहब, क्यों आएंगे, आप देख लो ना। और चाइना एक तरीके से हम्बनटोटा जो पोर्ट है श्रीलंका का, उस पर ऑलरेडी कब्जा कर ही चुका है। पाकिस्तान बलूचिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है ऑलरेडी कब्जा कर ही चुका है। तो यहां पे चाइना एग्रेसिव हो चुका है और ये सारे देश भी बहुत ही जल्दी चाइना के फेवर में आ ही जाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि समीकरण कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ये सारे देशों का झुकाव कहीं ना कहीं चाइना की तरफ जा रहा है, क्योंकि यार चाइना के पास बड़े बड़े पोर्ट हैं। अगर व्यापार इन लोगों को करना है तो चाइना का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए भारत को बहुत बड़े ऐसे पोर्ट की जरूरत थी, बहुत बड़े ऐसे एरिया की जरूरत थी, बहुत बड़े डेवलपमेंट की जरूरत थी। तो भारत ये प्रोजेक्ट लेकर के आया है, जिसमें 81,000 करोड़ की पूरी लागत होगी। और अभी जो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2022 में, तो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे उन लोगों ने केस कर दिया कि नहीं भाई, इतना बड़ा हम लोग पर्यावरण का लॉस नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट पे थोड़ा ठप्पा लग गया था, रुक गया था। लेकिन अभी 2026 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फिर से बोल दिया है कि ना ना, इसको तो भैया अपने को लागू करना ही पड़ेगा। और पर्यावरण का उतना ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है जितना कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, और चाइना को काउंटर करने में ये जो पूरा एरिया हमारे काम आ सकता है। ठीक है, पूरे एरिया की बात कर लेते हैं। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये भाई साहब, 910 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो प्रोजेक्ट है ना 166 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे क्या क्या बनाया जाएगा एक बार हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो ये देखिए, पहले तो आप लोग को दिखाई देगा एयरपोर्ट बनाया जाएगा, उसके बाद एक दिखाई देगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट दिखाई देगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता है ना बच्चों, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है बच्चों, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो होता है ना,
ये बड़े बड़े शिप को लेकर के आने वाला पोर्ट होता है, यानी कि इसमें 100-150 जो ट्रक होता है ना, उतना सामान आ जाता है। तो ये बड़े बड़े बंदरगाहों पे उतरता है और वहां से इस शिप में से सामान बाकी जो बंदरगाह लेकर के जाते हैं। मतलब ये बड़ा शिप होता है और इतने बड़े शिप को उतारने के लिए भारत के पास एक भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है। एक भी नहीं है मतलब एक भी नहीं है, ये बात को आप समझिए। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए कहां पे, सिंगापुर में है और कोलंबिया में है। तो हम लोगों को ना कोलंबिया जाना पड़ता है। जो हमारी बड़ी बड़ी शिप है ना, कोलंबिया रुकती हैं, फिर हमारी बड़ी बड़ी शिप है सिंगापुर रुकती हैं, हमारी छोटी छोटी बोटें जाती हैं और वहां से सामान लेकर के आती हैं, जिससे हमें सिंगापुर को भी पैसा देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है वहां पे रुकने का, तो फॉरेन करेंसी जाती है, कोलंबिया को देना पड़ता है, फॉरेन करेंसी जाती है, तो हमारा आर्थिक नुकसान भी होता है। और कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान है कि अगर उन लोगों से थोड़ी बात बिगड़ी तो वो पोर्ट हम लोग इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, डिपेंडेंसी उन लोगों के ऊपर ज्यादा है। तो यहां पे एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी बनाया जाएगा जो कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। यहां पे टाउनशिप बनाई जाएगी, टाउनशिप का मतलब रहने के लिए जगह होंगे। अब देखिए इतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, टूरिज्म आएगा, होटल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, रोड बनेगा, सड़कें बनेंगी, हवाई अड्डे बनेंगे, सब कुछ तो बनेगा ना भाई साहब, तो लोग आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे रहने के लिए जो एरिया होगा, जो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज होंगी, वो सब कुछ डेवलप होंगी। हाँ, यहाँ पे 130 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल जरूर काटे जाएंगे, जो कि एक पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कि पिलर्स यानी कि मेन मेन चीजें क्या है इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, यानी कि ऐसा क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे, ठीक है, कि हम यहाँ पे गैस और सोलर से बनने वाली बिजली का प्लांट लगाएंगे, जो कि 0.39 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे, टाउनशिप बनाए जाएंगे, ठीक है, रेजिडेंशियल कॉमर्शियल यानी घर वर बनाए जाएंगे। इसके लिए 149.6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे, डुअल यूज सिविलाइजेशन बोल रहा हूं, डुअल यूज आप लोग देखोगे एयरपोर्ट है ना। डुअल यूज का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे दिल्ली में है, आर्मी एयरफोर्स के लिए अलग एयरपोर्ट है और सिविलियंस के लिए अलग एयरपोर्ट है ना, डिफेंस के लिए अलग, सिविलियंस के लिए अलग। यहाँ पे एक ही पोर्ट बनाया जाएगा जो कि सिविलियंस के लिए भी होगा और मिलिट्री के लिए भी होगा, एयरफोर्स के लिए भी होगा, यानी कि डुअल यूज के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, कितने में, तो 4.45 स्क्वायर किलोमीटर में बनाया जाएगा। उसके बाद आप देखोगे ट्रांसशिपमेंट जो मैंने बताया, जहां पे बड़ी बड़ी शिप उतरेंगी, वो बनाई जाएंगी भाई साहब 7.66 स्क्वायर किलोमीटर की। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट आप लोगों को मैंने यहां पर बता दिया है, यही मेन पिलर्स हैं इस मेगा प्रोजेक्ट के। और इस पे 81,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं, केंद्र सरकार ने बताया। ये पूरा पूरा मैप मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है, राजधानी है अंडमान निकोबार, और ये आप देखो निकोबार आइलैंड नीचे और अंडमान ऊपर है। तो यहीं पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको बनता हुआ दिखाई देने वाला है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि क्यों गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को मतलब इतना ज्यादा महत्व दे रही है, क्यों इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर रही है। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरा आपको इंडिया वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना बच्चों, पूरा इंडिया वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको म्यांमार दिखाई दे देगा, ये इधर बांग्लादेश दिखाई दे देगा, ये आपको थाईलैंड दिखाई दे देगा। ठीक है, ये आपको सिंगापुर दिखाई दे देगा, क्लियर पॉइंट। और ये आपको इंडोनेशिया दिखाई दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मलेशिया दिखाई दे देगा। समझिए आप इस बात को। ठीक है, ये जो बीच से निकलेगा ना, ठीक है, ये बीच से निकलेगा नहीं ये वाला, ठीक है, ये जो बीच से जो निकलेगा, ये स्टेट ऑफ मलक्का है, मलक्का का स्टेट है, याद रखेंगे आप लोग। तो ईस्ट से जो भी शिप आती है ना, यहीं से होकर के जाती है, यहीं से होकर के जाती है। और जो भारत की जो शिपें है ना, यहां पे उतरती हैं, यहां पे उतरती हैं भारत की शिप। ये क्या है बच्चों, आईसीटीपी। आईसीटीपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कंटेनर। टी का मतलब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, आईसी यानी इंटरनेशनल कंटेनर, टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ये आईटीसीपी, यहीं पे भारत की सारी शिप निकल आती हैं और यहीं से यहाँ पे जाती हैं। देखो कलकत्ता जाती हैं, हल्दिया जाती हैं, वाइजैक जाती हैं, मतलब भारत में अलग अलग जगह छोटी छोटी शिपें यहाँ से सामान लेकर के जाती हैं। ठीक है, याद रखना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब जाती नहीं है, अभी जाएंगी। ठीक है, याद रखना। अभी देखिए चलो आपको मैं एक और बात बताता हूँ। ठीक है, जाएंगी, अभी जा नहीं रही है, बनेगा तब ना। ठीक है, मेरे माइंड में लग रहा बनी गया। देखिए अभी हम लोग क्या है, सिंगापुर पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कोलंबो पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन अभी ये वाला जो एरिया है ना, ठीक है, जो गैलेथिया बे है, ये अंडमान जो निकोबार के बिल्कुल नीचे है। तो यहां पे अगर हम लोग आईसीटीपी बना पाते हैं, तो हमारी शिप यहां रुकने के बजाय यहां रुकेगी और यहां से फिर हमारी शिपें आराम से जाएंगी। तो भाई ये एरिया हमारा, वहां पे हमको किराया देना पड़ता था, यहाँ पे किराया देना पड़ता था, हमको यहाँ पे किराया
नहीं देना पड़ेगा। तो हमारा कितना ज्यादा पैसा बचेगा। और देखो अगर यहाँ पे हमारा एरिया है तो पूरे एरिया पे हमारा कंट्रोल है ना भाई साहब, पूरे एरिया पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी आप लोगों को उपलब्धि नजर आ रही है। लेकिन चाइना यहाँ पे हड़बड़ा चुका है। चाइना क्यों हड़बड़ा चुका है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, ठीक है, पूरा आपको ये आपको पूरा पूरा भारत का वाला हिस्सा इधर दिखाई देगा, ठीक है। ये आपको इंडोनेशिया दिखाई देगा, जैसे मैंने आपको बताया था, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, और ये स्टेट ऑफ मलक्का थोड़ा बड़े उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये सिंगापुर, ये जो स्टेट ऑफ मलक्का से है ना, चाइना के ना भाई साहब कितने 80% व्यापार यहीं से होते हैं। चाइना के 80% जो व्यापार है ना यहीं से ही होते हैं। अब आप यहां पे देखोगे कि भारत को क्यों ये पोर्ट बनाना पड़ा। भारत अगर इतना बड़ा पोर्ट नहीं बनाएगा, चलिए एक बार और फिर मैं यहां पे आपको पीछे लेकर चलता हूं, ठीक है। ये देखिए, भारत अगर इतना बड़ा पोर्ट नहीं बनाएगा तो बार्गेनिंग पावर क्या रहेगी, कोलंबिया को क्या बोलेगा, ठीक है। कोलंबिया क्यों भारत का साथ देगा, ये लोग क्यों साथ देंगे। अब देखो ये इतना बड़ा पोर्ट बन गया तो भाई सिंगापुर को भी तो इस पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कोलंबिया को भी तो उधर जाना होगा तो इस पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहां पर भारत के पास एक बार्गेनिंग पावर है कि हाँ भैया, अब आप लोगों को चाइना के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको सारी की सारी सुविधाएं दे सकते हैं। तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमें इतना बड़ा पोर्ट की जरूरत बन रही थी, इतने बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। और चाइना भी घबराया हुआ है क्योंकि 80% यहाँ पे भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाइना के इसी रास्ते से हो रहा है। अगर ये रास्ता चोक कर दिया इंडिया ने, ब्लॉक कर दिया इंडिया ने इन सारे देशों के साथ मिलकर, तो चाइना की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी भाई साहब। और चाइना इसीलिए काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रखा है इन सारे के सारे एरिया में, आप लोग देखोगे, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि भारत भी इन सारे देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। और मलेशिया में अभी कुछ दिन पहले पीएम जो हमारे नरेंद्र मोदी सर गए थे, तो ये पूरे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है कि सर आप लोग टेंशन ना लो, अपन लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, अपन भाई लोग मिलकर के यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाइना की तरफ जाने का ही जरूरत नहीं है। चाइना क्या करता है, चाइना आपको लोन देगा और आपकी जमीन बाद में हड़प लेगा, ठीक है, ब्याज के तौर पर जमीन ले लेगा। जैसे कि श्रीलंका से हम्बनटोटा ले लिया, पाकिस्तान से ग्वादर ले लिया, आप लोगों से भी सब कुछ ले लेगा सर, आप लोग टेंशन ना लो, भारत के साथ आओ। तो ये भारत का जो संबंध काफी अच्छा यहाँ पे मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। अब चलिए देखिए एनवायरमेंट, जो काफी टाइम से मैं बता रहा हूँ इशू एनवायरमेंट का आ रहा है, यहाँ पे एनवायरमेंट का क्या क्या नुकसान होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, बहुत दुखद बात है, और एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। 130 स्क्वायर किलोमीटर में सारा का सारा जो जंगल है फैला हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। और यहाँ पे देखोगे 684 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा, यानी पौधों की 684 प्रजातियां यहाँ पे हैं जो कि तबाह हो जाएंगी। और 330 जो स्पीसीज है फौना के यानी कि जीव जंतुओं के, वो भी यहाँ पे तबाह होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ट्राइब रहती है, शोम्पेन ट्राइब, शोम्पेन जनजाति रहती है। ये संख्या में मात्र 250 ही रह गए हैं। 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें इनकी तकरीबन देखो तो पूरी प्रजाति खत्म हो गई थी। जो थोड़े से बच गए थे वही बढ़ बढ़ के अभी 250 हुए हैं। यहाँ पे कछुआ, जाइंट लेदर बैक कछुआ पाया जाता है, इसको भी काफी ज्यादा खतरा। हालांकि जो बड़ी बड़ी प्रजातियां उनको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं इधर उधर, नो डाउट, लेकिन फिर भी खतरा तो होगा ही होगा बच्चे, याद रखना, ठीक है। तो ये पूरा एनवायरमेंट का आप लोगों को डैमेज दिखाई देगा। यहाँ पे दुगोंग, दुगोंग नाम का जीव आप लोगों को दिखाई देता है, जिसको हम लोग समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, जो बहुत हैवी हैवी गाल वाल से होते हैं, और जो जमीन के नीचे जो वो होते हैं ना घास फूस, वो खाते हैं वो लोग, ठीक है, मीडोज के जो घास खाते हैं वो लोग। तो इस तरीके की जो प्रजातियां हैं काफी ज्यादा उनका लॉस होने वाला है। अब थोड़ा देख लेते हैं शोम्पेन प्रजाति के बारे में। शोम्पेन प्रजाति जो निकोबारीज है, और तकरीबन तकरीबन 250 के आसपास इनकी पूरी की पूरी प्रजाति बच चुकी है। हंटर और गैदरर्स है, यानी कि शिकार करके ही ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और 2004 में जो सुनामी आई थी तो जिसकी वजह से इनका काफी ज्यादा लॉस हो गया था। अब इस तरीके के प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि भाई साहब इनके जो एंसेस्ट्रल लैंड है, यानी कि जो पूर्वजों की जो भूमि है, जमीन है, वो इन लोगों से छीन ली जाएगी। हालांकि सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार इन लोगों को प्रॉपर रहने के लिए जगह देगी, इनको व्यापार जगह मतलब सब कुछ इनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है बच्चों। एनवायरमेंट का कंसर्न देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक प्रॉमिस, सरकार बोलेगी भैया आर्थिक रूप से हमको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि भैया एनवायरमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। नो डाउट सरकार क्या कह रही है, सरकार का क्लेम क्या है, ग्लोबल शिपिंग हब बनेगा, बनेगा भाई बिल्कुल बनेगा। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कोलंबो, ये सब यहाँ पे आप लोगों को आते हुए दिखाई देंगे। जॉब्स क्रिएट होंगी, रीजनल डेवलपमेंट होगा, क्षेत्रीय विकास होगा, नो डाउट। स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनेंगे, यानी कि यहाँ पे व्यापार करने के लिए बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर, गलियारे बनाए जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 14 मिलियन कंटेनर्स तकरीबन तकरीबन यहाँ पे हर साल उतरा करेंगे। लेकिन एनवायरमेंट का कंसर्न क्या है, एनवायरमेंट एक ऐसी चीज है जो इस बार 8.5 लाख पेड़ काट ले गए ना, और जो नुकसान होगा ना वो
इरिवर्सिबल होगा, यानी कि उसको दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता। और दूसरा, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो इस एरिया पे दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पहले से ही आप लोग देखोगे मलेशिया का पोर्ट है, सिंगापुर का पोर्ट है, कोलंबो का पोर्ट है, तो यहां पर अगर भारत का भी एक पोर्ट बन रहा है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। नो डाउट कंपटीशन बढ़े तो बढ़े भैया, हमको चाइना को काउंटर करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर ये सब कुछ चाइना के अंडर में चला गया ना भाई साहब, तो हम कभी भी बचा नहीं सकते। तो एनवायरमेंट का लॉस ठीक है हो रहा है, नो डाउट, लेकिन हाँ, यहाँ पे चाइना को काउंटर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हम लोग चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल 8,500 की प्रजाति है। मैं याद रखना, जो शॉम्पेन प्रजाति है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो खाली 250 ही है। ओवरऑल जो प्रजातियां हैं और भी लोग वहां पे जो बसे हुए, तकरीबन 8,500 ज्यादा की पॉपुलेशन नहीं है, वो बढ़कर तकरीबन तकरीबन 6.5 लाख के आसपास 2050 तक हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे एनवायरमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ भी आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके का और भी बेहतरीन टॉपिक्स में आगे भी लेकर के आता रहूंगा, और आई होप आप लोगों ने सब कुछ को बहुत ही अच्छे से समझा होगा, एक एक पूरा डॉट्स को क्लियर किए होंगे, एक एक डॉट को मैंने जोड़ के बताने की कोशिश की आसान भाषा में। अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरणा देता है। चलिए दोस्तों, आप लोग तब तक अपना ध्यान रखेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।